डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लास्ट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में किया था। रे ऑप्टिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक किए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बाद हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में स्टार्ट की हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है वेव ऑप्टिक्स। इन 1637 डेस्कार्ट गेव द कोरपस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। तो 1637 में एक साइंटिस्ट थे डेस्कार्ट्स, उन्होंने कोरपस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट जो है वो दिया था। और इसके बाद इन्होंने स्नेल्स लॉ को भी डिराइव किया था। इसके बाद उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में किसी भी इंटरफेस पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ने ये बताया कि जो आपकी लाइट होती है, कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रिडिक्टेड दैट इफ रे ऑफ लाइट bends towards the normal then speed of light would be greater in the second medium। ठीक है, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट ने, जो कि डेस्कार्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी लाइट आपकी आपकी ऐसे जैसे मान लो कि ये हमारा कोई इंटरफेस है, ठीक है, और ये हमारी लाइट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये मान लो हमारा नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और ये अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ने क्या बताया कि इफ़ रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकेंड मीडियम। यानी कि जो लाइट की स्पीड होगी वो सेकंड मीडियम में ज़्यादा होगी, यानी कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो ये कॉर्पस्कुलर मॉडल ने बताया था। ठीक है, जो हमने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में किया है कि अगर कोई भी इंटरफेस पे कोई भी लाइट अगर आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो आपकी दूसरे मीडियम में जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ग्रेटर होगी। दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर ये जो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप बाय आइजैक न्यूटन। इसको फर्दर किसने डेवलप किया, फिर इसको फर्दर सपोर्ट किया आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, और द मॉडल इज़ वेरी पॉपुलर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। तो ये जो मॉडल था ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन बट इन 1678 में डच फिजिस्ट, जो हमारे एक डच फिजिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन, उन्होंने एक नई थ्योरी दी और वो थ्योरी थी आपकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की थ्योरी एक वेव थ्योरी थी। ठीक है, इन दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट वर डिस्कस इन दिस चैप्टर। वेव मॉडल could satisfactorily explain the phenomena of रिफ्रैक्शन। तो कॉर्पस्कुलर ने 1678 में, जो हमारे डच फिजिस्ट क्रिश्चियन हाइगन थे, तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एक वेव होती है, कि अगर हम लाइट को एक वेव की तरह एज्यूम करें, तो इस तरीके से एज्यूम करने से जो हमारा फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, हाउएवर इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट ऑन रिफ्रैक्शन इफ वेव बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस इन द सेकेंड मीडियम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो हाइगन ने क्या बताया, तो जैसे ही अभी हमने कॉर्पस्कुलर मॉडल में देखा, तो हाइगन ने ये बताया, उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट को लेके अपने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक लाइट आपकी एक मीडियम से, ये मान लो अगर हमारा नॉर्मल है और ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इफ वेलोसिटी v1 और v2, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो v2 होगा वो लेस देन v1 होगा। हाइगन प्रिंसिपल ने, जो उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर ऑफ लाइट, उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एक वेव की तरह होती है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि अगर कोई भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो
उसकी तरफ बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, तो सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी लेस होगी। तो ये बताया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉर्पस्कुलर मॉडल ने बताया कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो मीडियम में बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, तो स्पीड ऑफ लाइट जो उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हाइगन ने बताया कि अगर हमारी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्योंकि वो वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, और अगर तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी सेकंड मीडियम में वो हमारी लेस होगी। दिस इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द कॉर्पस्कुलर। तो ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन था कॉर्पस्कुलर मॉडल ने। तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ने इसका बिल्कुल रिवर्स बताया था। इट वॉज मच लेटर कन्फर्म बाई एक्सपेरिमेंट दैट स्पीड ऑफ लाइट। तो बाद में फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इन वाटर इज़ लेस दैन द स्पीड इन एयर, यानी कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर में जो है वो स्पीड आपकी कम होती है। बाद में ये एक्सपेरिमेंट किया गया फुकाल्ट के द्वारा 1850 में। तो उन्होंने बताया कि वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। द वेव थ्योरी वॉज नॉट रेडिली एक्सेप्टेड प्राइमरीली। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जो वेव थ्योरी को था वो ईजिली जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज उस टाइम पे जो न्यूटन की जो अथॉरिटी थी, न्यूटन ने अपना रे ऑप्टिक्स में पॉपुलर किया हुआ था। और इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन और थी कि लाइट कुड ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, की जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट ने बताया कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लेकिन बिना मीडियम के भी लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, कि वेव वुड ऑल्सो रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, की वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन बाद में हाउएवर यंग थॉमस परफॉर्म हिज फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो यंग थॉमस थे उन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया 1801 में। इट वॉज फिमली एक्सप्लेन्ड दैट लाइट इज़ इंडीड अ वेव फिनोमिना। तो उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एक वेव फिनोमिना होता है। लाइट जो है वो एक वेव फिनोमिना होता है। उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे 1801 में अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके बाद जो वेवलेंथ और जो विजिबल लाइट उसकी वेवलेंथ को भी मेज़र किया गया था, और उसकी जो येलो कलर की जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.6 माइक्रोमीटर होती है। बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट comparison to the dimensions, light can be assumed to be approximately travel in a straight line। क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो हमारी बहुत ही कम है, इसीलिए हम इसको कैसा एज्यूम कर सकते हैं, लाइट कैन बी एज्यूम टू अप्रोक्सीमेटली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल होती है 0.6 माइक्रोमीटर। तो इसीलिए हम सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो आपकी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। This is the approximation, light travels in a straight line। Indeed, the branch of optics in which we neglect the finiteness of the wavelength is called the geometrical optics। इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, तो इसमें हमारे ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हैं, एक है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमने मिरर्स के बारे में, लेंस के बारे में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह के बारे में, ये सारे इमेज चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो जो रे ऑप्टिक्स होती है, रे ऑप्टिक्स में इसमें जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेवलेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेवलेंथ को निगलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को, यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसको आप निगलेक्ट कर देते हो। इसमें हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम उसको निगलेक्ट नहीं करते।
क्योंकि वेव नेचर में हम लाइट को एज ए वेव कंसिडर करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ को हम निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम लाइट की वेवलेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीटली निगलेक्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट for the next 40 years many experiments were carried out involving the interference and diffraction of light wave। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में थॉमस का यंग्स एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए, डाइफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सारे किए गए। तो ये सारे जो फिनोमिना हैं ये लाइट वेव के फिनोमिना हैं, लाइट वेव के फिनोमिना होते हैं ये इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। दीज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपके तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं अगर हम लाइट को क्या एज्यूम करें कि लाइट जो है वो आपकी एक वेव से मिलके बनी होती है, इसी को ही हम वेव मॉडल ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम ये सपोज करें कि लाइट आपकी एक वेव से मिलके बनी है, जिसको हम वेव मॉडल ऑफ लाइट भी कहते हैं या वेव थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और तो बाद में ये फिर लेटर ऑन ये हमारी जो वेव थ्योरी थी ये हमारी एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वेल एस्टेब्लिश होती गई। द ओनली मेजर डिफ़िकल्टी, इसमें क्या अभी भी डिफ़िकल्टी थी, द ओनली मेजर डिफ़िकल्टी वाज दैट, इसमें फिर क्या एक डिफ़िकल्टी रह गई थी, इसमें ये एक डिफ़िकल्टी रह गई थी कि वेव रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, कि वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट जो है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी जो अभी भी वेव नेचर ऑफ लाइट में बची हुई थी। एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय, इसको फिर बाद में किसने एक्सप्लेन किया, दिस वाज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल ने अपनी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को जो है एक्सप्लेन किया। बाद में मैक्सवेल ने जो है अपनी, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। तो मैक्सवेल ने बताया, बहुत सारी मैक्सवेल ने हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में कि दे गिव द सेट ऑफ इक्वेशंस, उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी और उन्होंने जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे और जो लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म थे उनको कंबाइन करके अपनी एक इक्वेशन बनाई जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशंस भी कहते हैं। और उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कौन सी वेव्स प्रिडिक्ट की, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो मैक्सवेल ने फिर ये बताया कि अगर मैक्सवेल लाइट वेव्स आर द एसोसिएटेड विथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लाइट वेव मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने बाद में एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने थियोरेटिकली अपनी 4 इक्वेशंस दी थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो करती हैं, ये इनको कंबाइन करती हैं। तो मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि जो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह अगर हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो अगर एक भी फील्ड आपकी चेंज हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से फिर मैक्सवेल ने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारी, यानी कि जो लाइट वेव्स हैं वो हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया था। थियोरेटिकली उन्होंने जो अपनी मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस बताई थी, उन्होंने बताया कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इससे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि लाइट वेव्स होती हैं, और ये आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और इस चैप्टर में फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। हाइजेंस प्रिंसिपल भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर हाइजेंस प्रिंसिपल के
उसी के बेस पे, हाइगन प्रिंसिपल के बेस पे फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन पे बेस्ड होता है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो हमें क्या बताता है कि जो लाइट होती है वो हमारी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे, ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 10 का, जो हमारी वेव ऑप्टिक्स है। इसमें हमने देखा कि वेव ऑप्टिक्स में और रे ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कैसे वेव नेचर और वेव थ्योरी की जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुई। तो ये सारा इसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर हम देख सकते हैं कि स्मॉल क्लासेस में हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो आपकी लाइट है दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो हमने 6th क्लास में पढ़ा था। लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं है, 12th क्लास में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको बताएंगे। इसमें फिर दिया हुआ है इन स्कूल यू आर शोन एन एक्सपेरिमेंट। स्कूल में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा इन विच यू टेक 3 कार्डबोर्ड, जिसमें कि आप 3 कार्डबोर्ड लेते हो, उनमें पिन होल्स करते हो और एक साइड में आप कैंडल रख देते हो और दूसरी साइड से आप उनको देखते हो। तो इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे भी ऐसे हम 3 कार्डबोर्ड अगर हमने यहाँ पे ऐसे रखे हैं और ये 3 पिन होल्स जो हैं हमने यहाँ पे कर लिए हैं, और अगर यहाँ पे कैंडल आपकी जल रही है, ठीक है, और अगर ये तीनों कार्डबोर्ड, अगर ये तीनों पिन्स अगर आपके सीध में है, तो यहाँ पे खड़े होके अगर आप कैंडल को देखोगे तो कैंडल की लाइट जो है वो आपको दिखेगी। अगर ये तीनों कार्डबोर्ड आपके स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ से हमने प्रूव किया था कि जो लाइट है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने 6th-7th क्लास में किया था। ठीक है, लेकिन 12th क्लास में फिर हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर 2 कंसेक्टिव चैप्टर्स, कि यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर्स हैं। पहला जो है रे ऑप्टिक्स का दिया हुआ है, और रे ऑप्टिक्स कौन से इस पे बेस्ड होता है, रे ऑप्टिक्स इस पे बेस्ड है कि जो लाइट है दैट इज़ द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, ये सारा चैप्टर हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स का। और वेव ऑप्टिक्स में हम क्या बताएंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम बताएंगे कि हमारी जो लाइट है वो हमारी एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करती है। इट कैन बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड भी हो जाती है। रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके रास्ते में रख दें तो वो उस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपकी बेंड भी हो सकती है, लाइट आपकी मुड़ भी सकती है। इट कैन डाइफ्रैक्ट, ये डाइफ्रैक्ट भी हो सकती है और ये इंटरफेयर भी हो सकती है। इन ऑप्टिकल रीजन, फिर हमने देखा ऑप्टिकल रीजन में कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत ही स्मॉल होती है, माइक्रोमीटर में होती है हमारी 0.6 माइक्रोमीटर। हमने येलो कलर की लाइट के लिए कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.6 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अगर लाइट हमारी चल रही है और उसके रास्ते में इफ़ इट एनकाउंटर्स, उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है इसी साइज़ का, यानी कि माइक्रोमीटर साइज़ का अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि फिर वो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। एंड इट कैन बी सीन ऑन द अदर साइड, यानी कि अगर इसके रास्ते में ये हमारी अगर लाइट आज स्ट्रेट लाइन में जा रही है और अगर हम इसके रास्ते में कितने का है ये हमारा, अगर मान लो 0.5 माइक्रोमीटर के साइज़ का अगर हमने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, तो लाइट यहाँ से बेंड होके यहाँ पे आ जाती है, और लाइट जो है इस रीजन में भी फिर हम उसको देख सकते हैं। तो यानी कि ये वाला जो ऑब्स्टेकल है ये लाइट को स्टॉप नहीं कर सकता, लाइट उसके अराउंड जो है वो आपकी बेंड हो सकती है और दूसरे रीजन में लाइट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है
माइक्रोमीटर साइज़ का जो ऑब्स्टेकल है दैट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप ए लाइट रे, कि जो उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके उसके अक्रॉस बेंड होके लाइट जो है वो दूसरी साइड चली जाती है। और अगर ऑब्स्टेकल हमारा बहुत बड़ा है, हाउएवर अगर हमारा ऑब्स्टेकल जो है वो बहुत बड़ा है, इफ़ ऑब्स्टेकल इज़ वेरी मच लार्जर, हाउएवर लाइट विल नॉट बी एबल टू बेंड टू दैट एक्सटेंट। अगर ऑब्स्टेकल का साइज़ 0.6 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है या उससे बहुत बड़ा है तो लाइट जो है फिर उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती, बेंड करके नहीं जा सकती, और हम दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो यही फिर इसी प्रैक्टिकल में बताया गया है, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये जो हमारे 3 पिंस थे यहाँ पे, ये जो हमारा कार्डबोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, तो अगर हम उसमें किसी भी एक कार्डबोर्ड को, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 0.6 माइक्रोमीटर है, कि अगर हम किसी भी एक कार्डबोर्ड को माइक्रोमीटर या उससे कम डिस्टेंस पे अगर उसको खिसका दें तो लाइट विल बी एबल टू डाइफ्रैक्ट एंड द कैंडल विल स्टिल बी सीन। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है, पहले तो हमने तीनों को, ये जो हमारे कार्डबोर्ड थे, तीनों कार्डबोर्ड को हमने एक सीध में रखा हुआ था, ठीक है, और उसने कहा है कि अगर हम किसी भी एक कार्डबोर्ड को मान लो थोड़ा सा हम खिसका दें 0.6 माइक्रोमीटर, अगर थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट कर दें, फिर भी हम जो है ये जो कैंडल यहाँ पे जल रही है, ये जो कैंडल यहाँ पे जल रही है, अगर हम इसमें से किसी भी एक कार्डबोर्ड को अगर 0.6 माइक्रोमीटर का खिसका दें तब भी हम इस साइड में उसकी कैंडल को देख पाएंगे, क्योंकि लाइट जो है वो वहाँ से बेंड होके दूसरे रीजन में आ जाती है। अगर ऑब्स्टेकल का साइज़ अब यहाँ पे हमने कितना खिसकाया है इसको 0.6 माइक्रोमीटर, तो क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट, कि अगर हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा खिसका दें माइक्रोमीटर या लेस डिस्टेंस का, देन कैंडल जो है हम फिर भी उसको देख पाएंगे। तो दिस इज़ द वेव नेचर ऑफ लाइट।